चलिए दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता का समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। विवेचना करना है मतलब दोस्तों, लोकपाल कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सार्वजनिक मामलों में जो अनैतिक लोग हैं उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। विवेचना करना है 200 शब्द में। दोस्तों लोकपाल आया, लेकिन दोस्तों लोकपाल का दूर दूर दोस्तों भारत में कोई जो है काम दिख नहीं रहा है। लोकपाल की अवधारणा सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क द्वारा अपनाई गई। लोकपाल की कल्पना प्रशासन में भ्रष्टाचार, अनियमितता पर अंकुश लगाना, जो भी प्रशासन में भ्रष्ट लोग हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये लाया गया था। ठीक है, मतलब जो है प्रशासन में भ्रष्टाचार न हो वाले एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। मतलब दोस्तों ये सरकार के कठपुतली न रहे। 2013 में जन लोकपाल अधिनियम पारित किया गया। यह सीबीआई जैसी शीर्ष एजेंसियों के अधीन के साथ साथ शीर्ष अधिकारियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध भी जांच प्रारंभ कर सकता है। मतलब दोस्तों इसको जांच करने की शक्ति जो है सीबीसी और सीबीआई जैसी शीर्ष एजेंसियों के अधीन, इनके अधीन, इसके अधीक्षण में दोस्तों इन्हीं से जांच कराएगी के साथ शीर्ष अधिकारियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध भी जांच प्रारंभ कर सकता है। मंत्री का भी लोकपाल के माध्यम से भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा दोषियों को दंडित करने में सहायता प्राप्त होगी। हालांकि प्रशासन नैतिकता को सुनिश्चित कर पाने में यह सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका है। ध्यातव्य है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल का गठन 2006 में ही किया गया था। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कर्मियों का आचरण अभिजात्यपूर्ण बना हुआ है, राजा महाराजा की तरह। सार्वजनिक क्षेत्र में अनैतिकता का समस्या का समाधान कार्यशैली एवं व्यवहार कुशलता पर ही निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल कर्मचारियों के आचरण संबंधित शिकायत का संज्ञान नहीं लेती है। ये आचरण जो करते हैं, लोकपाल दंडात्मक कार्रवाई से अनियमितता को सीमित कर सकती है, दंडात्मक दंड देकर। चूंकि अनियमितता का संबंध नियमों एवं प्रक्रियात्मक कार्यों से है, अतः इसे वस्तुनिष्ठता के पैमाने पर परखा जा सकता है। इसके विपरीत नैतिकता का संबंध व्यक्तिनिष्ठता से है। दोस्तों व्यक्ति जो है नैतिकता दिखाता है, इस कारण नैतिकता का परिणाम निर्धारण करना कठिन है। निष्कर्षतः लोकपाल नैतिक संबंधी विषयों को उचित रूप से हल नहीं कर सकेगा। नैतिक जो विषय है हल नहीं कर सकता। नैतिक दोस्तों आपकी नैतिकता है, आप कैसे बात करते हैं किसी से, परंतु अनियमितता तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के उपरांत अगले चरण के रूप में नैतिकता पर भी परिवर्तन ला सकता है। मतलब दोस्तों जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, उस पर तो ये जो है मतलब दोस्तों इसको रोक लगा सकता है। अब अगला कदम दोस्तों नैतिक जो आचरण है उस पर भी जो है काम कर सकता है। इसके ऊपर है दोस्तों कि ये जो है करता है कि नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF की अफगानिस्तान में प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों, सुरक्षा उलझनों से भरा है। इस तथ्य के सामने भरपूर चुनौतियां हैं तथा उसे अपने सामूहिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल दोस्तों ये दुनिया की सुरक्षा के लिए है कि अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी, अफगानिस्तान से दोस्तों तालिबान का शासन आने के बाद जो है ये जो है अब नहीं भले ही दोस्तों अफगानिस्तान से ये वापस चला गया, तो अफगानिस्तान छोड़ दिया दोस्तों, ये तो सुरक्षा उलझनों से भरा है। इस तथ्य के सामने भरपूर चुनौतियों के, तो दोस्तों इससे जो है क्या नुकसान और लाभ होगा। दोस्तों ये बहुत पुराना प्रश्न है, फिर भी दोस्तों तेजी के साथ देख लेते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क तथा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा द्वारा किए गए हमले के बाद नाटो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल के नेतृत्व में अफगानिस्तान में अलकायदा समर्थन तालिबान पर आक्रमण किया। करीब 13 वर्षों के संघर्ष के उपरांत नाटो द्वारा 2014 में अफगानिस्तान से सुरक्षा बलों की वापसी का निर्णय लिया गया। सुरक्षा बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर पुनः तालिबान का प्रभुत्व स्थापित होने की आशंका है। चूँकि भारत ने तालिबान सरकार के संरक्षण में ही विमान अपहरण की घटना का सामना किया था, साथ ही पाकिस्तान के समर्थन से अलकायदा, ISIS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा कश्मीर सहित शेष भारत में हमले किए जाने का खतरा बढ़ सकता है। अतः भारत के लिए अफगानिस्तान से ISAF की वापसी एक गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। भारत द्वारा उक्त संभावित संकट का समाधान करने के लिए दोहरी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत एक ओर अफगानिस्तान में
स्थिर सरकार के गठन, अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार बनाने की जरूरत दोस्तों बोल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तो तालिबान शासन आ गया है, वहाँ सरकार तो है नहीं दोस्तों, राजतंत्र बोल सकते हैं कि राजतंत्र आ गया। स्थिर सरकार बनाने की गठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर भारत की आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता किया जाना चाहिए। भारत द्वारा इस संदर्भ में प्रयास करते हुए अफगानिस्तानी सैन्य बलों को प्रशिक्षण देने, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान का सीधी पहुंच स्थापित करने तथा विकास परियोजनाओं को बल दिया जाना चाहिए। भारत ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए स्थलीय सीमाओं पर इलेक्ट्रिक निगरानी तंत्र की स्थापना, समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु नाविक सैटेलाइट आधारित निगरानी तंत्र की स्थापना की जा सकती है। ऐसे प्रयास भारत में आतंकी घुसपैठ पर अंकुश लगाएंगे। अब अफगानिस्तान में स्थिरता तथा सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से भारत अपनी रणनीति एवं सामरिक चुनौतियों का सामना करेगा। लेकिन दोस्तों अभी तालिबान जो है पाकिस्तान से ही युद्ध लड़ रहा है, और पाकिस्तान और तालिबान दोस्तों भिड़े हुए हैं, तो भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मोतियों के हार दोस्तों, मोतियों के हार द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त में रूपरेखा देना है दोस्तों। मोतियों के हार द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की अवधारणा अमेरिका थिंक टैंक द्वारा वर्ष 2004 में व्यक्त की गई थी। इसके अनुसार चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए समुद्री पतनों की स्थापना की जा रही है। दोस्तों चीन जो है हिंद महासागर के चारों तरफ दोस्तों समुद्री पतन बना रहा था, उसी के लिए कहा गया था। यह पतन आर्थिक के साथ साथ सामरिक उपयोग में भी लाए जा सकते हैं। आर्थिक मतलब पैसा रुपया तो बढ़ेगा चीन का, और सामरिक मतलब दोस्तों युद्ध हुआ तो उसमें भी जो है उपयोग में लाए जा सकते हैं। चीन द्वारा हिंद महासागर से लगे देशों म्यांमार, कोको द्वीप, सितवे पतन, बांग्लादेश का चटगांव पतन, श्रीलंका का अम्बनटोटा पतन, मालदीव का मरानो पतन तथा पाकिस्तान का ग्वादर पतन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पतन श्रृंखलाओं की स्थापना की जा रही है। मतलब यहाँ दोस्तों चीन जो है अपना अम्बनटोटा को तो दोस्तों 99 साल के लिए चीन ले लिया है। इस संदर्भ में सर्वाधिक सुभेद्य स्थिति भारत के लिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारत अपने कुल विदेशी व्यापार का 90% से अधिक हिंद महासागर के माध्यम से संपादित करता है। मतलब दोस्तों हिंद महासागर के माध्यम से ही जो है विदेश से 90% हम व्यापार करते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जो है अरब की खाड़ी, तीनों ओर से दोस्तों महासागर से घिरे होने के कारण आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए भी काफ़ी सीमा तक हिंद महासागर पर आश्रित है। अतः हिंद महासागर में चीन की हस्तक्षेप भारत के लिए रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत निरंतर चीन की दुराग्रहपूर्ण नीति का सामना करता रहा है। अतः स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर भारत की चिंता निराधार नहीं है। इस समस्या का सामना करने के उद्देश्य से भारत द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान में भारत चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। दूसरा, मालाबार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है। भारत अजेक्सन द्वीप सेशल्स पर अपना नौसैन्य अड्डा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। चौथा, भारत मौसम परियोजनाएं, हिमतेज क्षेप जैसी सामूहिक मंचों के माध्यम से हिंद महासागर से लगे देशों में एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। पांचवा, भारत दक्षिण एशिया तथा दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का निर्माण कर रहा है। अब इस प्रकार हिंद महासागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को रोकने के अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए। हालांकि इन प्रयासों को धीमी प्रगति एक चिंतन का विषय बना हुआ है। 20वां प्रश्न, हाल के वर्षों में भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है। मतलब दोस्तों आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, पर अब भी वह उनकी संभावनाओं से बहुत कम है। उन नीतिगत दबावों अवरोधों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण ये विकास अवरुद्ध हुए हैं। 200 शब्दों में दर्शन। दोस्तों ये सब पुराना है, तेजी से पढ़ लेते हैं। भारत और जापान के मध्य संबंध स्वतंत्रोत्तर काल से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। जब देश स्वतंत्र हुए, भारत में आर्थिक उदारीकरण के पूर्व उसकी सोवियत संघ से निकटता जापान में विस्तृत संबंधों में बाधक रही है। दोस्तों हम सोवियत संघ के पास गए तो जापान को बुरा लगता था। इससे अतिरिक्त भारत का परमाणु परीक्षण और आर्थिक संरक्षणवाद भी व्यापक घनिष्ठता में रुकावट उत्पन्न करता है। परमाणु परीक्षण किए तो जापान को बुरा लगा। और दोस्तों हम जो आर्थिक जो है संरक्षणवाद अपना मार्केट दोस्तों नहीं खोलते हैं, इसलिए भी। हालांकि सांस्कृतिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा पारस्परिक हितों के चलते संबंध तनावपूर्ण नहीं ले सकते। मतलब दोस्तों वहाँ भी लोकतंत्र है, यहाँ भी है। सांस्कृतिक जुड़ाव दोस्तों वो बुद्ध
बुद्ध धर्म को मानते हैं दोस्तों, बुद्ध को हम भी मानते हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंध विगत दशकों में उत्तरोत्तर बढ़ने के बावजूद यथोचित रूप से नहीं ले सका है, बढ़ा नहीं है दोस्तों। दरअसल भारत में सीमित खरीद क्षमताओं के चलते चीन तथा कोरिया के सस्ते उत्पादों ने बाजार का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। कारण है कि भारत तथा जापान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 10वें हिस्से के बराबर है दोस्तों। मतलब जो है हम चीन से ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं जापान की अपेक्षा 10 गुना। भारत में नियामकीय जटिलता, प्रशासनिक लाल फीताशाही तथा पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते जापानी निवेश भी आशा अनुरूप नहीं है दोस्तों। पिछड़ा इलाका होने से जापान जो है निवेश नहीं कर रहा है। भारत जापान को मुख्यतः कच्चे माल का ही निर्यात करता रहा है। भारत जापान को क्या करता है दोस्तों? भारत जापान को मुख्यतः जो है कच्चे माल निर्यात करता है। जापान में गहन खेती तथा कृषिगत क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न आयात भी सीमित रहा है। मतलब सीमित मात्रा में आयात किया जाता है। साथ ही भारतीय उत्पादों की जापान में मांग भी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ रही है दोस्तों। हमारे जो भारत के उत्पादन करते हैं वो जापान नहीं खरीदता है, मांग ही नहीं है। व्यापार में रचनात्मक तेजी नहीं प्राप्त हो सकी है। विगत वर्षों में जापानी इकाइयों ने भारत में निवेश में रुचि का प्रदर्शन किया है, मतलब दोस्तों रुचि लिए हैं। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के प्रयासों ने द्विपक्षीय वाणिज्यिक गतिविधियों को त्वरण प्रदान किया है। जापान भारत में फ्रेड कॉरिडोर तथा बुलेट ट्रेन निर्माण में सहयोग बढ़ाया है। फलतः भविष्य में दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला दोस्तों 21वां, बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शन ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद को उजागर किया है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है दोस्तों? अभी भी हुआ है बांग्लादेश में दोस्तों, शेख हसीना को भागना पड़ा है दोस्तों। हो सके अगली बार ये पूछ दिया जाए तो दोस्तों ये तो 2013 का प्रश्न है। 200 शब्दों में, फरवरी 2013 में बांग्लादेश में ढाका स्थित शाहबाग स्क्वायर में विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। आगे इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ग्रहण किया, जिसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसका प्रभाव भारत के कोलकाता में भी देखा गया। इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश के राष्ट्रवादी तथा इस्लामी रूढ़िवादी आमने सामने आ गए। जहां राष्ट्रवादी 1971 के मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधियों को फांसी दिए जाने के पक्ष में है, तो दूसरी इस्लाम रूढ़िवादी उनका सजा माफ़ किए जाने के पक्षधर में है। बांग्लादेशी सरकार राष्ट्रवादियों, जो बांग्लादेश की सरकार है वो जो है बांग्लादेशी सरकार जो है राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। भारत ने भी इसी का रुख समर्थन किया। उपयुक्त घटनाक्रम भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसी देशों पर काफी सीमा तक निर्भर रहा है। बांग्लादेश में पनपती कट्टरता भारत की बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को प्रभावित कर सकती है। भारत बांग्लादेश में अवैध घुसपैठियों का सामना करता रहा है, अतः एक संक्रमण प्रभाव देखा जा सकता है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों से हार्दिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पड़ोसी देश में वैचारिक विभाजन भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में भारत बांग्लादेश संबंध स्थिरता प्राप्त कर रहा है। ऐसे में कोई भी भारतीय बांग्लादेश संबंध में चीनी हस्तक्षेप को अवसर प्रदान कर सकता है। निष्कर्षतः भारत को बांग्लादेशी सरकार के साथ लोकतांत्रिक कट्टर विरोधी एवं रचनात्मक पहल का समर्थन करना चाहिए, जिससे दोनों देश के वैचारिक स्तर पर निकट आ सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। यह अपने रणनीतिक अवस्थिति के कारण हिंद महासागर के सामरिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से यह महत्व रखता है। वर्ष 2008 के उपरांत मालदीव की राजनीति में क्रमागत परिवर्तनों ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। ये परिवर्तन वैश्विक आर्थिक मंदी के मालदीव पर पड़ने वाले प्रभावों तथा इसके विरोध में जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए हैं। फलतः तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नशीद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यामुन गयूम के सत्तासीन होने के बाद साथ ही अब्दुल नशीद तथा उसके सहयोगी नेताओं का राजनीतिक उत्पीड़न होने लगा, जिसका भारत ने विरोध किया। इस प्रकार दोनों देश संबंधों में गिरावट के दौर शुरू हो गया है। उक्त परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चीन तथा पाकिस्तान मालदीव के करीब आ गए। मालदीव द्वारा चीन को भारत पर व्यावसायिक तरजीह दी जाने लगी। पाकिस्तान द्वारा भी मालदीव में अपने गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भारतीयों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाया गया। भारत ने
इस स्थिति का सामना हस्तक्षेप तथा रुको और देखो की नीति के माध्यम से किया। बदलती परिस्थितियों में मालदीव की राजनीतिक स्थिरता पुनर्बहाली की आशा की जाती रही है। शीघ्र ही मालदीव चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति से तथा पाकिस्तान की कट्टरता से परिचित होकर पुनः भारत की ओर रुख कर सकता है। दोस्तों जो है एक दो प्रश्न और है दोस्तों, तो ये सब पुराना प्रश्न है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, कुछ है नहीं। वर्ष 2018 में मालदीव में आयोजित संसदीय चुनाव में मोहम्मद इब्राहिम सोलेह के नेतृत्व वाले दल को सफलता मिली। राष्ट्रपति सोहेल भारत समर्थक कहे जाने वाले ये दोस्तों नया लिख दिया है अपनी तरफ से, इनके द्वारा मालदीव दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। अगला दोस्तों, भारत श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक देशीय कारण विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। अभी दोस्तों श्रीलंका में अभी भी जो है उतार चढ़ाव चल रहा है। दोस्तों श्रीलंका से प्रश्न जो है अगली बार आने की पूरी संभावना, इसलिए दोस्तों तैयार रहिएगा श्रीलंका से। भारत जो है श्रीलंका का एकमात्र पड़ोसी राष्ट्र है। भारत श्रीलंका का एकमात्र पड़ोसी राष्ट्र है। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक आर्थिक संबंध 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। श्रीलंका में तमिल समुदाय की एक बड़ी आबादी के कारण इसका भारत में द्रविड़ संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। फलतः भारत की द्रविड़ जनसंख्या भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ही श्रीलंका की सत्ता पर सिंहली मूल के लोगों के का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे तमिल अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तथा आक्रामक कार्रवाइयाँ की शुरुआत हुई। फिर तमिलों ने अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर हिंसक प्रयास प्रारंभ कर दिए, जिसका नेतृत्व लिट्टे नामक तमिल संगठन द्वारा किया गया। 2009 में लिट्टे का पूर्ण दमन कर दिया गया और इस अवधि में भारत की श्रीलंका के प्रति नीति को द्रविड़ राजनीति ने निम्न प्रकार से प्रभावित किया। 1987 में भारत ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के अंतर्गत शांति सेना भेजी थी। दूसरा, भारत ने श्रीलंका विरुद्ध युद्ध अपराध संबंधी UNHRC की प्रस्ताव का समर्थन किया। वर्ष 2013 में श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। भारतीय मछुआरों का समर्थन करने के क्रम में भारत श्रीलंका संबंध प्रभावित हुए। उक्त कारणों से कई दशकों तक दोनों देश द्विपक्षीय संबंध घरेलू बाध्यताओं से प्रभावित होते रहे हैं। इस अवधि का लाभ उठाते हुए चीन ने श्रीलंका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत न होगा कि चीन ने इस अवसर का लाभ उठाते ही श्रीलंका में अपनी रणनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जो आंशिक रूप से भारत के प्रति दुर्भावना से ही प्रेरित है। अंततः यह आशा की जाती है कि श्रीलंका शीघ्र ही चीन की आर्थिक साम्राज्यवाद नीति को समझ सकेगा तथा भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की रणनीति पर आधारित महत्व को समझेगा। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है 24वां। गुजराल सिद्धांत से आप क्या अभिप्राय है, क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है, विवेचना कीजिए। तो गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन 1996-97 में तत्कालीन विदेश मंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा किया गया था। इसके अनुसार भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने चाहिए। इस सिद्धांत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु थे। भारत को अपने छोटे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि को निरपेक्ष सहयोग देना चाहिए। दूसरा, पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा, दक्षिण एशिया में शांति भंग करने वाली गतिविधियों में अपने भूभाग का उपयोग न होने देना। और चौथा, दक्षिण एशिया के सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। पांचवा, भारत को अपने पड़ोसी देशों से किसी भी प्रकार का विवाद द्विपक्षीय रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए भारत ने बांग्लादेश से गंगा जल विवाद सुलझाया, पाकिस्तान से नागरिक संबंधों को बढ़ावा दिया, चीन के साथ सीमा विवाद पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट किया, नेपाल तथा भूटान की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए सहयोगपूर्ण संबंध को बढ़ावा दिया। वर्तमान समय में जबकि भारत विश्व शक्ति बनने का स्वप्न देख रहा है, यह आवश्यक है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में निर्विवाद नेता बने। भारत को अपने पड़ोसी देशों से मित्रवत संबंध स्थापित करना चाहिए। चूँकि भारत के छोटे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव भारत को आंशिक आशंका की दृष्टि से देखते हैं, अतः यह आवश्यक है कि इन देशों के साथ अतिरिक्त उदारता का परिचय दिया जाए। इस संदर्भ में गुजराल डॉक्ट्रिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन से कठोर प्रतिद्वंद्विता का सामना कर रहा है। इसमें गुजराल सिद्धांत के अनुसरण में भारत इसका सामना कर सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गुजराल सिद्धांत का ही प्रायोगिक रूप देखने को मिलता है। अगला दोस्तों 25वां, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त रूप से
ब्रिटेन वुड्स नाम से जानी जाती हैं। यही विश्व के आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था की संरचना का संवरण करने वाली दो अंतर सरकारी स्तंभ है। पृष्ठीय रूप से विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही अनेक समान विशिष्टताएं हैं, तथापि उनकी भूमिका, कार्य तथा अधिदेशन स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न है। व्याख्या कीजिए दोस्तों। मतलब विश्व बैंक और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है, जो भिन्नता है, उसको जो है हमें जो है बताना है। चलिए, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्तमान विश्व में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। इनकी स्थापना 1944 में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अधिदेश पर किया गया था। ये दोनों संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित है, तथापि इन संस्थाओं की भूमिका, कार्य तथा अधिदेशन में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। विश्व बैंक 5 अनुषंगी संस्थाओं का समूह है दोस्तों। 5 जो है इसकी समूह है। विश्व बांड बाजार से धन प्राप्त करके विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास परियोजनाओं, उद्यम, रोजगार एवं सामाजिक उन्नति के लिए दीर्घकालिक रियायत ऋण प्रदान करता है, कर्ज देता है। विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देने, निवेश विवादों को सुलझाने तथा परस्पर विश्वास बहाल करके विश्व व्यापार संरचना को सुदृढ़ करता है। उक्त के विपरीत IMF एक एकल संरचनात्मक संस्था है। यह सदस्य राष्ट्रों के अल्पकालिक भुगतान असंतुलन के उपाय हेतु ऋण प्रदान करता है। जो इसके सदस्य होंगे दोस्तों IMF को, उसी को ये बस कर्ज देगा। और दोस्तों थोड़े समय के लिए असंतुलन जो भुगतान है उसी को संतुलित करने के लिए IMF जो है अपने वित्त पोषण के लिए सदस्य राष्ट्रों के कोटा और राजस्व स्वच्छक योगदान पर आश्रित रहता है, जो कोटा मिला हुआ है। इसे तकनीकी रूप से SDR में परिणत किया जाता है। IMF प्रायः 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। थोड़े समय के लिए यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि विश्व बैंक तथा IMF कुछ सीमित समानताओं के बावजूद उद्देश्यों का कार्य के स्तर पर अनेक भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। ये दोनों ही संस्थाएं विश्व आर्थिक व्यवस्था के संचालन तथा स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली बार जो है कल जो है सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र 2। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब